हेलो बच्चों, आई एम जमील अख्तर। मैं आप लोग के सामने आज वर्क, पावर एंड एनर्जी को पढ़ाने जा रहा हूँ। हम देखेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं वर्क को, उसके बाद हम पावर, उसके बाद एनर्जी। हम सबसे पहले इस तीन क्वांटिटी जो दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी को हम समझेंगे। ये पहले स्केलर है, ये एक वेक्टर है। हम ये इसमें तीनों का तीनों आपको जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, पावर भी स्केलर क्वांटिटी और आपका एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, तीनों स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वर्क डन में आपको क्या होता है, फोर्स इन डॉट प्रोडक्ट आपको एस वेक्टर होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी और एस भी आपको वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डॉट प्रोडक्ट होने के कारण वो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। हम डिफाइन करते हैं कि वर्क को, कि वर्क done by the product of the f vector dot s vector, any product of f vector and s vector is called work done। हम इसमें हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। डॉट प्रोडक्ट को बाय फिगर के द्वारा हम देखते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं वर्क को। वर्क को डिफाइन करने के लिए वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। एफ एस को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। आइए इस डायग्राम को हम देखते हैं कि चाहे आप एफ वेक्टर का कंपोनेंट एस के लोग ले लीजिए या एस वेक्टर का कंपोनेंट एफ वेक्टर के ले लेंगे। हम जिसकी कंपोनेंट ले लेंगे और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर लेंगे तो वर्क डन आपको डिफाइन किया जा सकता है। जिससे हम क्या करते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा या एस एफ कॉस थीटा, हम इस चीज को हम लिख सकते हैं। आइए फिर हम देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा। जैसे कोई मान लीजिए कोई बॉडी या मास है और इसमें इसके डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से आपको इस डिस्प्लेसमेंट किया और इस फोर्स इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल बिटवीन थीटा है और एफ वेक्टर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। हम इसमें से इस बॉडी को यहाँ पर मूव हुआ, एस एस डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर को एस के कंपोनेंट में ले लेंगे और एफ जो है एस के कंपोनेंट जो लिया जाएगा तो यानी एस इक्वल्स टू आपको लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा लिखा जाता है। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द एस के डायरेक्शन यानी एस वेक्टर के डायरेक्शन लेते हैं। तो W इक्वल्स टू इस तरह से हमने, चाहे हम एस वेक्टर को एफ के कंपोनेंट में ले सकते हैं या एफ को एस वेक्टर में ले सकते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। आइए हम इसमें से वर्क को हमने फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वर्क डिपेंड करता है आपको थीटा पर डिपेंड करता है, मतलब एंगल बिटवीन एफ एंड एस वेक्टर, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट एंगल हो जाता है, अगर थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन वर्क डन इज ए पॉजिटिव। जैसे कि आपको कहा जा सकता है ये 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच आपको क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब इसमें से आपको हमेशा ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको वर्क डन को पॉजिटिव कहा जा सकता है। अगर इसमें से मतलब है कि आपको जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब इसमें मैक्सिमम वर्क अगर लेना है तो हमने क्या करेंगे, एफ वेक्टर थीटा जो क्या होगा 0 डिग्री और एस जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको एफ वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू मतलब एफ वर्क W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा मीन्स 0 डिग्री, एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मीन्स 1 मीन्स एफ एस इज दैट इज ये मैक्सिमम वर्क होगा। इसको डिफाइन करेंगे एक्स मैक्सिमम वर्क, मतलब एट 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क और मिनिमम वर्क 180 डिग्री पे होगा, कि बिकॉज 180 डिग्री cos 180 डिग्री मीन्स -1 होता है। इसलिए आपको जो है मिनिमम वर्क 0 डिग्री पे, मैक्सिमम वर्क 0 डिग्री पे और मिनिमम वर्क 180 डिग्री पे और 0 वर्क 90 डिग्री पे होता है। हम इस चीज को देखते हैं। फिर निगेटिव वर्क मीन्स आपको थीटा इज क्या होगा 180 डिग्री, मतलब फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा, आपको फोर्स इस साइड का आपको होगा यानी ऑपोजिट होगा, मतलब थीटा का वैल्यू ऑपोजिट 180 डिग्री होगा। इसमें जिस तरह से आपको फोर्स जा रहा था, जिधर फोर्स जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपको एस वेक्टर जा रहा था, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इससे हम डिफाइन करते हैं कि वह क्या है, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्क को मीन्स cos 180 डिग्री,
कॉस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री मीन्स क्या होता है -1 होता है। अब वर्क इक्वल्स टू एफ एस क्या होता है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 मीन्स एफ एस, ये वर्क डन एक डिफाइन किया जाता है निगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क मीन्स क्या होता है, जैसे कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री 90 डिग्री मीन्स आपका वर्क आपको जो है फोर्स आपको क्या है परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है आपको इसकी परपेंडिकुलर हो जाता है। फोर्स एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। चाहे ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है या नॉर्मल फोर्स हो सकता है। इसको हम वर्क को क्या कहेंगे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 0 डिग्री। W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री मीन्स क्या होता है cos 90 डिग्री 0 मीन्स वर्क डन इज 0। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि वर्क आपको जो है आपको जो है डिफाइन करता है थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा अगर 0 डिग्री दैट इज वर्क इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज 180 डिग्री वर्क इज नेगेटिव, और इफ थीटा इज 0 डिग्री वर्क इज 0 मतलब कोई वर्क नहीं होगा। इस 0 इंडिकेट करता है कि वर्क किसी भी वर्क अगर वर्क अगर परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ के उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाता है आपको वर्क डन आपको क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी, इस बॉडी का आपको ग्रेविटेशनल फोर्स F इधर डाउन की ओर होता है जो F इक्वल्स टू एम इंडिकेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इसकी तरफ जाएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री मतलब क्या है हम इसमें डिफाइन करते हैं cos 90 डिग्री इज 0 और cos 90 डिग्री 0 इस मीन्स वर्क डन इज 0 हो गया। अब हम इसको देखेंगे जब वर्क आपका जो है कांस्टेंट हो फोर्स जब कांस्टेंट हो जाए तब उसके लिए हमने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को हमसे डिफाइन करते हैं। जब वर्क अगर फोर्स इज वेरिएबल हो जाए तब हम इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर सपोज दैट आपको डिफाइन करने के लिए वर्क को हम जैसे फोर्स इज वेरिएबल के लिए एक आपको वर्क यहाँ पर किसके लिए कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफाइन किया डॉट प्रोडक्ट, अब एफ जो होगा वेरिएबल हो जाएगा तो हमने वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू या डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर लिखा जाएगा। इसी को टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड यानी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर लिखा जाता है। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए x1 से x2 तक चलेगा तो इसमें वर्क डन इस तरह से डिफाइन करेंगे जैसे कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2x प्लस 3j कैप और इसका पोजीशन आपको 1,2 टू 3,2 1 तक आपको चलेगा, तो हम इस तरह से हमको डिफाइन करते हैं। अब फिर इसी चीज़ को ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं कि वर्क डन को हम ग्राफ के द्वारा जिससे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर ग्राफ को वर्क डन को देखते हैं जिससे फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज द एस है, हम इसके अंडर का जो एरिया जो होंगे इस अंडर के एरिया जो जितने हो जाएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एरिया ऑफ द अंडर द F and S is called work done. Work equals to under the area of फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन किया जाता है। चाहे ये आपको ट्रायंगल के फॉर्म में भी आ सकता है, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है या रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है या आप किसी कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है। इस वर्क को हम इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। वर्क एक आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए, एक ग्राफिकली के द्वारा हम देख लेते हैं, इस तरह से देख लेते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई आपको वर्क दिया जा रहा है एफ वेक्टर इक्वल्स टू आपको 2x आई कैप है। अब इससे मालूम चल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो फोर्स 0, इफ x इक्वल्स टू 1 मतलब फोर्स क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। यहाँ पर x इज ए वेरिएबल है दैट इज द फोर्स इज आल्सो वेरिएबल। तब इसके लिए वर्क को डिफाइन किया वर्क जो फाइंड आउट किया जाएगा बाय इंटीग्रेशन के द्वारा w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x लिखा जाएगा और यहाँ का पोजीशन का पार्टिकल क्या सपोज दैट 0 to
आपको इन मीटर में आपको फॉलो करेगा, यानी 0 से 2 लेंगे हम, इस तरह से हम इंटीग्रेशन लेंगे। 2 इज द कांस्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इस तरह से 0 से 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का अपर लिमिट पुट अप करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 इक्वल्स टू आपको 4 जूल हो जाता है। हम इस तरह से हम देखते हैं कि वर्क इक्वल्स टू, अगर सिंपल से बात कर लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर इफ थीटा इक्वल्स टू क्या है, आपको 0 डिग्री, दैट इज एफ इंटू एस होता है। इसका एसआई यूनिट हम देख लेते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। इसी को न्यूटन मीटर को हमने क्या लिखा जा सकता है, जूल लिखा जाता है। वर्क का एसआई यूनिट जूल हो जाता है। दूसरे यूनिट इसी चीज को लिखा जाता है 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। इसी चीज को क्या कहा जा सकता है, अगर इसी को F इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए होता है। अब इसी से तरह W इक्वल्स टू एम ए इंटू एस हो जाता है। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। इसी तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या लिखा जा सकता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। वर्क का एसआई यूनिट जूल, 1 जूल डिफाइन किया जाएगा अगर इसमें A1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इज इक्वल 1 जूल। और इसी चीज को 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू आल्सो नोन इज द 1 जूल। अब इसी को सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट में जूल का वर्क का सीजीएस यूनिट आपको आर्ग होता है, और यहाँ पर 1 आर्ग इक्वल्स टू फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और डाइन मीटर का सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आर्ग के बराबर होता है। और किलोग्राम का सीजीएस यूनिट आपको जो ग्राम होता है, और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड ही होता है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट बोथ और सेम हो जाएगा। तो 1 आर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम इस चीज को हम देखते हैं कि 1 जूल और 1 आर्ग में रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्ग में, जूल एंड आर्ग में हम रिलेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू आपको लिखा जाता है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 आर्ग इक्वल्स टू आपको लिखा जाता है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। हम इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 ग्राम के बराबर होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड का ही सेकंड ही रहेंगे, तो इसको 10 पावर 3 लिखा जाएगा इंटू 10 पावर 2 10 पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पावर 3 और 10 पावर 4 मीन्स 10 पावर 7, आपको जो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 जूल का हम इस तरह से 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और हम जानते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने 1 आर्ग कहा, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 आर्ग के बराबर होता है। ये था आपको रिलेशन में। जिस तरह से पहले आप इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हम देख लेते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला आपको जब फार्मूला आपको आ जाता है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत आसान हो जाता है, कि डायमेंशनल फार्मूला को रट के नहीं लिखा जाता है, उसका केवल आपको जो है उसको बनाने के लिए मालूम होना चाहिए कौन सा फार्मूला किससे रिलेशन है, उससे आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का जो हम निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको था वर्क इक्वल्स टू, आपको था यहाँ पर आपको 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि मास का डायमेंशनल फार्मूला को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ का आपको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का t से रिप्रेजेंट करेंगे। जितना पावर रहेगा उसको क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, ये आपको डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि 1
वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, और फोर्स को हमने क्या करेंगे एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट को ले आपने एस लिखा, और मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, और एक्सलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, यूनिट लिखा। अब 1 किलो